वेलकम फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है लर्न इंग्लिश इजीली चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, लर्न इंग्लिश इजीली चैनल खास करके आपके लिए बनाया गया है जो मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कवर करेगा। एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग, इंडियन रेलवेज, इवन यूपीएससी के एग्जामिनेशंस को भी, जैसे सिविल सर्विसेज को, इसमें इंग्लिश की प्रैक्टिस कराई जाएगी और इंग्लिश को हिंदी में समझाया जाएगा। मैंने ये पहले बताया है अपने प्रीवियस वीडियो में कि इंग्लिश को हिंदी में इसलिए समझाया जाएगा क्योंकि आज भी भारत के अंदर कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां पर 5th स्टैंडर्ड से इंग्लिश का कार्यक्रम शुरू होता है। दोस्तों, समय को नष्ट न करते हुए अभी मैं आपको याद दिला दूं कि मेरे पिछले वीडियो में प्रोनाउन को हमने कवर किया था, जिस पे अप्रॉक्स 12 रूल्स याद किए थे और प्रोनाउन के बारे में और उसके टाइप के बारे में बताया था। तो आज मैं आपके सामने सेकंड पार्ट लेके आया हूँ प्रोनाउन का, जिसमें सारे प्रोनाउंस पॉइंट कवर हो जाएंगे और ये आपके प्रिपरेशन के लिए मदद करेंगे। दोस्तों, इसमें हम खास करके इट एंड व्हाट के बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि अधिकतर लोग इट एंड व्हाट में बहुत कंफ्यूज होते हैं। इट का और व्हाट का कहाँ यूज करना है उन्हें पता नहीं रहता है या भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैंने बहुत ही अच्छा टेबुलर फॉर्मेट बनाया है जिसे आप प्रिंट आउट लेके या डायरी या नोटपैड में लिख के आप याद कर सकते हैं और आपसे वो गलती नहीं होगी। तो मेरी आपसे सिर्फ 2 ही रिक्वेस्ट रहती है हमेशा। पहला कि नोटपैड लेके बैठिए विथ पेन और पेंसिल। दूसरा, डिक्शनरी लेके बैठिए। जिन वर्ड का मतलब आपको पता नहीं चले उसको डिक्शनरी में कंसल्ट करिए, इंग्लिश टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। इससे आपकी वोकैब इंप्रूव होगी। वोकैब मतलब वोकैबलरी, और एग्जाम में इसका बहुत फायदा मिलेगा आपको। दोस्तों, अब हम 12 रूल पढ़ने के बाद प्रोनाउंस के 13th रूल पे आते हैं। 13th रूल क्या बोलता है वो देखते रहिए और उसको एग्जाम्पल से भी मैं आपको भली भांति समझाता रहूंगा। 13th रूल बोलता है, इफ अ प्रोनाउन स्टैंड फॉर अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन पता है, जैसे एग्जाम्पल दिया था, क्लास, आर्मी। बीइंग ट्रीटेड एज अ होल, द प्रोनाउन शुड बी प्लेस्ड इन अ सिंगुलर नंबर एंड अ न्यूटर जेंडर। समझ में आ रहा है आपको? दोबारा ध्यान से देखिए। इफ अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ कलेक्टिव नाउन बीइंग ट्रीटेड एज अ होल, द प्रोनाउन शुड बी प्लेस्ड इन अ सिंगुलर नंबर एंड न्यूटर जेंडर। अब इसका एग्जांपल देखिए। द ज्यूरी वॉज यूनानिमस इन इट्स डिसीजन। ज्यूरी कौन है? जज का समूह। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, ज्यूरी इज अ कलेक्टिव नाउन। तो जो प्रोनाउन लगेगा, क्या लग रहा है आप खुद देख सकते हैं, इट्स। ठीक है। द आर्मी डिसाइडेड टू डिसोबे इट्स कमांडर, बिकॉज आर्मी इज अगेन अ कलेक्टिव नाउन और न्यूटर जेंडर में हम इट्स का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। आगे 14th रूल को देखिए। इफ अ कलेक्टिव नाउन कन्वेज the feeling of separateness or division, the pronoun place should be in the plural sense। मतलब अगर कलेक्टिव नाउन है पर उसके बीच में आपको मतभेद लग रहा है उनके डिसीजन में, या मतभेद दर्शा रहा है वाक्य, सेपरेटनेस है, डिवीजन है, डिवाइड हो रहे हैं, तो वहां पे प्लूरल सेंस में लिया जाएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर एग्जाम्पल में देखेंगे जहाँ पे वननेस था, कलेक्टिव नाउन में हेल्पिंग वर्ब हमने वॉज लगाया था। ठीक है। और इट्स लगाया था। यहाँ पे ज्यूरी वर हो गया, प्लूरल में कंसीडर कर रहे हैं, ये बोला ना, प्लूरल सेंस में। एंड डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, देयर अगेन प्लूरल फॉर्म है प्रोनाउन का। सेम हियर, the committee were divided in their opinion। डिवीजन आ रहा है, सेपरेटनेस आ रही है, तो जो कलेक्टिव नाउन था उसको यहाँ पे प्लूरल के सेंस में लेंगे। हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा और आपका प्रोनाउन भी प्लूरल के सेंस में आएगा।
Is that clear? Now coming to the next point, point number 15th और rule number 15th, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। हमने पीछे फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, प्रोनाउन का जो पहला वीडियो आया था। आपको अगर क्लियर नहीं है तो उस वीडियो को दोबारा देखिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सेल्फ टू द प्रोनाउन ऑफ द सिंगुलर नंबर एंड सेल्फ्स टू द पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द प्लूरल नंबर। अगर सिंगुलर है तो सेल्फ लगा के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन रहा है, प्लूरल है तो सेल्फ्स लगा के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन रहा है। एग्जाम्पल के लिए आपको समझने के लिए आसान होगा, माय प्लस सेल्फ क्या होता है, माय सेल्फ। सिंगुलर है ना माय, हर सिंगुलर है तो सेल्फ लगेगा, हर सेल्फ। योर सिंगुलर है प्लस सेल्फ लगा, योर सेल्फ। आवर प्लूरल है, सेल्फ्स लगा, आवर सेल्फ्स। अब तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, चीजें हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में आपको याद रखनी है, उसके एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस टेल अस दैट द डूअर डज समथिंग टू हिमसेल्फ। जो करता है वो खुद ही पे कोई एक्शन कर रहा है। दे आर ऑल्सो यूज टू ले एम्फेसिस ऑन द प्रोनाउंस। एम्फेसिस कल के प्रीवियस वीडियो में देखिए। In a sentence, a reflexive pronoun should not be used as subject. तीसरा बोलता है कि सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में, यानी जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके रूप में यूज नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम्पल देखिए, जब मैं एग्जाम्पल देके बात करूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये रूल लिख लीजिएगा। My father and myself went to see the minister. ये इनकरेक्ट है, ये होगा my father and I went to see the minister। ठीक है, we went there and enjoyed। अब आप इसमें क्या लगाएंगे, we went there and enjoyed ourselves is correct। You should avail of the opportunity, इनकरेक्ट है, एम्फेसिस देना है। यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, करेक्ट ही रहेगा। ही हैज रेज्ड इन द आईज ऑफ टीचर्स, तो ये अगेन इनकरेक्ट है। देखिए, ही हैज रेज्ड हिमसेल्फ इन द आईज ऑफ द टीचर, ये करेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का रूल आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। जब भी आप देखेंगे हु, हुज, whom, which, what आर नोन एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ये जब भी आपके सेंटेंस में लगेंगे या सेंटेंस में स्टार्ट इन शब्दों से होगा, विद दिस प्रोनाउन विल बी एन इंटेरोगेटिव। मीन्स when you will start the sentence with these pronouns, the sentence is called interrogative। interrogative में क्या होता है कि उसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है। that is why they are called a interrogative pronoun। who, whose, whom are used only for person। पर ये याद रखिएगा कि who, whose, whom हमेशा व्यक्ति वाचक होता है, मीन्स पर्सन्स के लिए होता है। हु इज नॉकिंग एट द डोर, मतलब कोई आदमी होगा। हुज पेन इज दिस, मतलब किसी आदमी को बिलोंग करता होगा वो पेन। हुम डू यू वांट, आपको कौन चाहिए, यानी आदमी, रेफरेंस टू अ पर्सन। तो आप नोट बना लीजिए, हु, हुज, हुम सिर्फ यूज होता है पर्सन्स के लिए, चीजों के लिए नहीं। बिल्कुल भूलिएगा मत इस पॉइंट को, प्लीज जॉट इट डाउन। और विच इज यूज्ड फॉर थिंग्स, विच जो होता है वो सामान के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल, विच इज योर बुक, मतलब आपने चुनना है कौन सी पुस्तक आपकी है। विच गेम डू यू लाइक, व्हेन सिलेक्शन इज एम्प्लाइड, मतलब आपको सेलेक्ट करना है। 2 चीजें या 3 चीजें या 4 चीजें रखी हैं, उसमें से जब आपने एक को सेलेक्ट करना है या 2 को सेलेक्ट करना है, तब विच का इस्तेमाल किया जा सकता है और वो चीजों के लिए होता है।
कहीं कहीं पे आपको एक्सेप्शन मिलेगा, वो आगे बताऊंगा। फिलहाल आप ये याद रखिए, when selection is implied which can be used for person also। इस एक्सेप्शंस की बात कर रहा था मैं कि अगर कहीं आदमी के बीच में सिलेक्शन की बात आती है तो समान के अलावा आप विच को भी पर्सन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ सिलेक्शन में देखिए, विच इज योर ब्रदर अमंग देम, उनमें से कौन सा तुम्हारा भाई है। मतलब कई आदमी होंगे या 5-6 आदमी होंगे, उसमें से एक जो तुम्हारा भाई हो या दो तुम्हारे कोई भाई हो उसके बीच में, उसको सेलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन की बात आ गई तो यहाँ पे आप विच इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा तरीका, ऑफ राम एंड श्याम विच इज मोर इंटेलिजेंट। ये भी सही है क्योंकि आपने फिर सेलेक्ट करना है राम या श्याम, दोनों में से कौन एक इंटेलिजेंट है। तो आप विच का इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ों के अलावा जब सिलेक्शन करना होता है। अगर आपने आदमी का भी सिलेक्शन करना है तो आप विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब व्हाट का यूज होता है ये आप देखिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। व्हाट इज यूज्ड फॉर थिंग्स एंड ऑक्यूपेशन, चीज के लिए, वस्तु के लिए, या ऑक्यूपेशन किस कार्य में है, क्या कार्य करता है, क्या उसका जीवन निर्वाह करने के लिए क्या काम करता है, उसको ऑक्यूपेशन बोलते हैं। व्हाट इज योर ब्रदर मतलब तुम्हारा भाई क्या है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि तुम्हारा भाई क्या करता है। व्हाट इज इन योर बैग मतलब सामान की बात कर रहे हैं। आया समझ में आपको। अब जो मैं आपको टेबल दिखाने जा रहा हूं, इस टेबल को आप प्लीज नोट कर लीजिए और ध्यान से समझिए। अगर समझ में ना आए तो प्लीज क्वेश्चन करके कमेंट में पूछ लीजिएगा। यूज ऑफ इट, इसे लिख लीजिए, टेबुलर फॉर्मेट बना लीजिए प्लीज, because most of the candidates who are appearing for the exam or who appeared for the exam earlier also they got confused। और कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो मेरे से पूछते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली भी टीच करता हूँ लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए किसी शहर में, तो वो बार बार मेरे से पूछते हैं कि सर इसमें इट क्यों यूज़ हो रहा है। तो उसके लिए एक टेबुलर फॉर्मेट बनाया है ताकि वो याद कर सकें और उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ऐसे ही अगर आप इस टेबुलर फॉर्मेट को याद करेंगे तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इट इज यूज्ड फॉर लाइफलेस थिंग मतलब जिस चीज में जान नहीं है उसके लिए इट का इस्तेमाल होता है। ही गेव मी अ बुक इट वॉज ओल्ड, क्लियर, बिल्कुल बेसिक अंग्रेजी है, हिंदी में अनुवाद की जरूरत नहीं है। इट एनिमल्स के लिए भी होता है, यानी जानवर के लिए। माई हॉर्स गिव्स मी गुड सर्विस, आई डोंट वॉन्ट टू सेल इट, क्लियर है। पहला लाइफलेस थिंग, दूसरा एनिमल, तीसरा चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। व्हेन सेक्स इज नॉट मेंशन, व्हेन सेक्स इज नॉट मेंशन मीन्स आपको जब ये पता नहीं होता है कि वो लड़का है या लड़की है, वेदर the child is boy or girl। I saw a child, it was playing। देखिए, जब चाइल्ड का सेक्स नहीं पता तो वी कैन नॉट राइट he or she, we have to write it। Speaking of the weather, the season, the time, जब आप वेदर की सीजन की बात करते हैं, वेदर तो आप सबको पता ही होगा, प्लस टाइम आपको पता होगा, उसकी बात करते हैं तो इट का प्रयोग होता है। इट इज स्प्रिंग सीजन। इट इज 10:30 बाय माई वॉच, 10:30 बाय माई वॉच यानी 10:30 बज रहे हैं मेरी घड़ी में। तो आपको क्लियर हो गया इट कहाँ पर यूज होता है। लाइफलेस थिंग, एनिमल्स, चिल्ड्रन व्हेन सेक्स इज नॉट मेंशन, स्पीकिंग ऑफ द वेदर, द सीजन, द टाइम। ये बस दिमाग में बिठा लीजिए। और दो जगह और यूज होता है, उसे देख लीजिए। स्ट्रेस ओवर अ नाउन फॉर अ प्रोनाउन दैट फॉलोज। अगर किसी मीन्स स्ट्रेस देना है, स्ट्रेस यानी एम्फेसिस देना है ओवर अ नाउन और अ प्रोनाउन, या तो नाउन में या प्रोनाउन में
तब यूज होता है। देखिए, इट वॉज इन दिल्ली दैट आई वॉज चीटेड बाय अ यंग मैन। दिल्ली इज द नाउन, राइट। ये दिल्ली पे एम्फेसिस देना चाह रहा है कि ऐसा तब हुआ था जब मैं दिल्ली में था। क्लियर। रिफर टू अ फ्रेज और अ क्लोज दैट गोज। लुक बिफोर यू लीव। इडियम एंड फ्रेजेस आगे आएंगे। फ्रेज क्या होता है आप निकाल के पढ़ सकते हैं डिक्शनरी में, मैं आपको वो भी करवाऊंगा इस वीडियो में। आप सिर्फ एक काम करिए, आप अपना नोट पैड और पेन लेके नोट्स बनाते रहिए। जहाँ कहीं डाउट हो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा, टाइम निकाल कर मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर दूंगा। लीप इज एन एप्ट सेइंग, इट टीचेज अस द वे ऑफ द वर्ल्ड। इट रिफर कर रहा है, इस वाले फ्रेज पे रिफर कर रहा है कि लुक बिफोर यू लीव इज एन एप्ट सेइंग। ऐसा एक मुहावरा है कि लुक बिफोर यू लीव, बोलते ना बैठने से पहले देखना चाहिए। एक एग्जांपल बता रहा हूं। इट टीचेस अस द वे ऑफ द वर्ल्ड, कि ये चीज हमें दुनियादारी सिखाती है। क्लियर है। तो यहाँ पे इट का इस्तेमाल हुआ है। अब आगे आ जाइए, एक खास चीज नोट करिए। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर व्हेन द एक्चुअल सब्जेक्ट फॉलोज, लाइक इट इज आवर ड्यूटी टू सर्व आवर एज्ड पेरेंट्स। क्लियर है। इस चीज को नोट बना लीजिए और बिल्कुल अच्छे से करिए। अब आगे आ जाइए, यूज ऑफ दैट। दैट कहाँ कहाँ पर यूज होता है। हमने आपको इट का यूज बताया, अब हम दैट का यूज भी टेबुलर फॉर्मेट में बता रहे हैं। प्लीज नोट करना मत भूलना। बहुत अच्छा पॉइंट है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है इंग्लिश। अगर आपका ग्रामर में होल्ड हो गया तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश की बदौलत आपका मेरिट भी इजीली बन जाता है। इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ये चीज़ याद रखना। तीसरा होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग। तो इंग्लिश मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी इंग्लिश की ही बात करूँगा क्योंकि जीके बड़ा वास्ट होता है। जीके में मार्क्स स्कोर कर पाना थोड़ा टफ रहता है। दैट इज यूज्ड कहाँ और एग्जाम्पल कहाँ। आफ्टर एडजेक्टिव इन अ सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव इसके बाद, इस वीडियो के बाद दूसरा जो वीडियो आएगा वो एडजेक्टिव के ऊपर आएगा। उसमें मैं आपको सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, क्या क्या डिग्री होती है एडजेक्टिव में वो समझा दूंगा। ठीक है, कितनी फॉर्म होती है डिग्री की वो सब समझा दूंगा। आज आप इसे नोट करके स्टार मार्क लगा के रख लीजिए क्योंकि मुझे पता है आप में से शायद कई को सुपरलेटिव डिग्री नहीं पता होगी। अगर पता है तो बढ़िया बात है, इस पॉइंट को समझने में आपको आसानी होगी। और अगर अभी मैं इस वीडियो में आपको सुपरलेटिव डिग्री पढ़ाने लग जाऊंगा या एडजेक्टिव पढ़ाने लग जाऊंगा तो वो मिक्स हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सिर्फ आप अभी नोट कर लीजिए। आफ्टर एडजेक्टिव इन अ सुपरलेटिव डिग्री, लाइक मिस्टर केशवानी इज द मोस्ट लर्नड मैन दैट आई हैव एवर मेट। यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, लर्नड मैन। तो ये सुपरलेटिव डिग्री में है, इसलिए इसके बाद दैट आता है, ये याद रखना। बाकी डिग्री मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगा वीडियो में, चिंता मत करिएगा। आफ्टर द वर्ड्स, और कुछ शब्दों के बाद होता है जैसे ऑल, द सेम, नन, नथिंग, एनी, ओनली, द फ्यू, द लिटिल। देखिए, ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल के बाद आ रहा है दैट इज नॉट गोल्ड। राम इज द ओनली पर्सन दैट कैन हेल्प यू इन दिस वर्ल्ड। द ओनली के बाद फिर दैट आया, यही चीज हमने आपको समझाया था। ओनली के बाद दैट आता है। ही इज द सेम पर्सन दैट हैड गॉन ऑन अ हंगर स्ट्राइक। द सेम के बाद क्या आया, दैट, यही चीज आपको बताई थी। यू मे टेक एनी बुक दैट यू लाइक। देखिए, एनी के बाद क्या आया, दैट। आई हैव स्पेंट द फ्यू रुपीज
that I had, the few के बाद भी that आया। ये लिख लीजिए, जब आपको एरर फाइंडिंग आएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और याद करिए, प्रैक्टिस करिए। हम कुछ दिनों बाद ये ग्रामर, बेसिक ग्रामर कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चनर भी करेंगे, उससे आपकी और क्लियरिटी आएगी। इन स्पीकिंग ऑफ अ पर्सन, एनिमल्स एंड लाइफलेस थिंग, अगर आप किसी व्यक्ति, जानवर या जिस पे जीवन नहीं है वैसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं तब भी दैट आता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द सेम पर्सन, पर्सन के बारे में, दैट है अब्यूज्ड मी, पर्सन क्लियर हो गया। लाइफलेस थिंग, गीता, द गीता इज द बुक दैट हैज इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट, क्लियर है। अब आ जाइए, आफ्टर एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, आपको बताया था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, याद है, लिखा होगा आपने, तो उसका एग्जाम्पल भी देखिए। व्हाट इज द सब्जेक्ट दैट इंटरेस्ट यू द मोस्ट, ठीक है, व्हाट, सीधा क्वेश्चन पूछा ना। इंटेरोगेशन या इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछना उसमें। एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ सिंगल नाउन ऑलरेडी मेंशन, और कई बार नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन तो यूज करते हैं हम लोग। अब वो बोल रहा है अगर सिंगल नाउन को बार बार आना ना दें आप, तो उसकी जगह भी दैट लगा सकते हैं। जैसे द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज कूलर देन दैट ऑफ बड़ौदा, क्लियर है। फिर दैट का लास्ट नियम देखिए, in an adverbial sense when that implies when, on which, etc. We shall start the work the day that you decide. That मतलब on which date you decide. तो ये कुछ नियम थे हमारे that के, it के और बचे हुए 3-4 प्रोनाउन के रूल के। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बताइए। आपसे एक ही रिक्वेस्ट बार बार करता हूँ, प्लीज़ इसको, वीडियो को ध्यान से देखें, कंप्लीट देखें। हैव पेशेंस फॉर अ एग्जामिनेशन एंड पेशेंस टू वॉच द वीडियो, jot it down in your notebook, consult your dictionary for a word meaning so that you can improve upon your vocab, you can work out on that, and nobody can stop you by scoring a highest mark in examination English if you will watch this video and put your best effort. Once again, thank you very much for watching the video. If you like it, I would like to request you to please subscribe it and share it with your like-minded friends also, so that they can also get the benefit out of it. Thank you very much. We'll meet you again, and next topic will be of adjective. That's a very interesting topic basically. दोस्तों अब मुझे इजाज़त दीजिए। अभी जो मैंने कहा कि अगले वीडियो में मिलते हैं, जिस पे मैं एडजेक्टिव के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि एडजेक्टिव भी 2 वीडियो में कंप्लीट करूं और आपको उसका फ़ायदा मिले। थैंक यू वेरी मच।